बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज भी हम कंपनी लॉ को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है पार्षद अंतर नियम, उसमें परिवर्तन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन क्या होता है, इस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ, लेकिन पहले यह बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन पार्षद सीमा नियम की तुलना में आसान होता है, सरल होता है। पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियमों का प्रलेख है और किसी भी नियम को हम जोड़ सकते हैं, किसी भी नियम को हम हटा सकते हैं और इस स्थिति को ही पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन कहा जाता है। मैं एक निष्कर्षीय परिभाषा के रूप में आपके सामने बात रख रहा हूं कि पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन से तात्पर्य अंतर नियमों में कोई बात जोड़ना, विलोपित करना तथा प्रतिस्थापित करना सम्मिलित है। प्रत्येक कंपनी को अपने पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। किसी कंपनी को किसी भी समय अपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव या संकल्प पारित कर अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ऐसा परिवर्तन कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के सीमा नियम के प्रावधानों की पालना करके ही हो सकता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पार्षद अंतर नियम में जो भी परिवर्तन किया जाए वह पार्षद सीमा नियम और कंपनी अधिनियम के अनुरूप या अनुकूल या अधीन होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन मान्य नहीं होगा जो इनका विरोध करता हो। एक बड़ी बात मैं और आपको बता दूं कि पार्षद अंतर नियम में ऐसा परिवर्तन करने से कोई कानून उसे रोक नहीं सकता, अर्थात कोई भी कंपनी पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करने का अधिकार रखती है। यहाँ तक कि अगर पार्षद अंतर नियम में भी प्रावधान कर दिया जाए कि पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन की अनुमति नहीं है, तो वह भी व्यर्थ माना जाता है, वॉइड माना जाता है। अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है। यह कंपनी की स्थिति पर निर्भर करेगा। जब कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, अर्थात वह यथावत रहती हो और फिर पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन किया जा रहा हो, तो उसके कुछ कदम अथवा चरण हैं। सबसे पहले संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, अर्थात जिस परिवर्तन को हम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसकी रिकमेंडेशन और अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होनी चाहिए। इसी अनुमोदन में साधारण सभा का समय, तिथि आदि संबंधित जानकारी भी वर्णित कर ली जाती है या निश्चित कर ली जाती है। दूसरी बात, विशेष संकल्प अर्थात स्पेशल रिजोल्यूशन पारित होना जरूरी है, जो 2/3 बहुमत से पारित होता है। अगर विशेष संकल्प पारित नहीं होता तो पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन संभव नहीं होगा। तीसरी बात, कड़े प्रावधानों का पालन करना। भारतीय कंपनी अधिनियम में कड़े प्रावधानों के पालन के संबंध में प्रावधान किया गया है। उनका पालन या तो उसी तरह ही होगा या और अधिक कड़े प्रावधान कंपनी ने स्वयं निश्चित किए हुए हैं तो फिर उनका भी पालन उसी प्रकार होना चाहिए। और चौथी बात, संकल्प जो लिया गया है, प्रस्ताव जो पारित किया गया है, रजिस्ट्रार को सम्मिलित किया जाता है या रजिस्ट्रार को फाइल किया जाता है, जिसका की समयावधि है पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन करने के भीतर
15 दिनों में करना आवश्यक होता है, 15 दिनों में करना जरूरी होता है। अब मैं दूसरी बात पे चर्चा करता हूँ कि सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन हो तब उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो जो उपरोक्त बिंदु मैंने अभी चर्चा में लिए हैं वो तो अपने स्थान पर रहेंगे ही, लेकिन सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन करते समय 3 प्रतिबंध जो पार्षद अंतर नियम में होंगे उनका उल्लेख करना जरूरी होगा, क्योंकि निजी कंपनी की यह शर्तें, जो यह कहा जाता है कि वह अंशों के हस्तांतरणशीलता पर प्रतिबंध लगाती है, जनता में अंशों का निर्गमन नहीं करती और अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, को ध्यान में रखना चाहिए। वो संशोधन पहले होगा और बाकी सब कदम उपरोक्तानुसार उठाए जाएंगे। अब मैं एक चर्चा और करना चाहता हूँ, वह है पार्षद अंतर नियम की सीमाएं अथवा प्रतिबंध। इस पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन की प्रतिबंधात्मक स्थिति की विवेचना कीजिए। अर्थात कहना यह चाहता हूँ कि पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन क्या पूर्ण आज़ादी और पूर्ण स्वतंत्रता से किए जा सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। अगर प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन आसानी से हो सकता है, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनको ध्यान में रख के परिवर्तन होना चाहिए। और वह परिवर्तन 2 शीर्षकों में आपके समक्ष हैं, एक वैधानिक प्रतिबंध और दूसरा न्यायिक प्रतिबंध। पहले मैं वैधानिक प्रतिबंधों पर चर्चा करता हूँ कि जो कंपनी अधिनियम के अंदर विभिन्न प्रकार से लगे हुए हैं उनका पालन होना चाहिए। पहली बात, कंपनी अधिनियम के अधीन हो, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा या ऐसा परिवर्तन करने की कंपनी को अनुमति नहीं होगी जो कंपनी अधिनियम का विरोध करते हों या विरोधाभासी हों, अन्यथा प्रतिबंध लगा हुआ माना जाएगा। दूसरा, सीमा नियम के अनुकूल हो। यह बात हम विशेषताओं में भी पढ़ चुके हैं कि पार्षद अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के पूरक होते हैं, सहायक होते हैं, कंपनी के आंतरिक संचालन के नियम होते हैं। इसलिए पार्षद अंतर नियम में कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होगा जो पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन करता हो, अर्थात पार्षद सीमा नियम के अनुकूल ही परिवर्तन मान्य होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, विशेष संकल्प, जिसकी की चर्चा मैं पूर्व में भी कर चुका हूं कि पार्षद अंतर नियम के लिए विशेष संकल्प का पारित होना अत्यंत आवश्यक होता है। कड़े प्रावधानों का पालन भी करना जरूरी होता है। अधिकरण द्वारा अनुमोदन, अर्थात कुछ प्रावधानों के लिए अधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता बताई गई है। जब तक वह अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा पार्षद अंतर नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात दायित्व वृद्धि नहीं, अर्थात पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन से कंपनी के दायित्व में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो फिर सभी सदस्यों की लिखित सहमति साथ में संलग्न होनी चाहिए, तभी दायित्व में वृद्धि संभव है, अन्यथा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अभिकरण के आदेश के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं, अर्थात जो ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है उसी के अनुरूप परिवर्तन संभव होगा, उसके विरुद्ध नहीं। उसके पश्चात पंजीयन, पार्षद अंतर नियम के परिवर्तन तभी मान्य होंगे जब उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ कराया जाएगा। अर्थात पार्षद अंतर नियम में परिवर्तन कर लेने से वह परिवर्तन मान्य नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार के यहाँ उस परिवर्तन की सूचना पंजीबद्ध नहीं करा दी जाती। और इसी शीर्षक में एक अंतिम बात कि देश के किसी भी कानून के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, अर्थात जो भी परिवर्तन किया जाए वह देश के कानून के अधीन ही किया जाए, उसके प्रतिकूल या विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। अब इसके पश्चात
न्यायिक प्रतिबंधों की बात मैं करना चाहूँगा। परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए, अर्थात कंपनी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट न हो, अर्थात बहुसंख्यक अंशधारी अपनी मनमर्जी न चलाएं और अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ अन्याय हो, ऐसा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णयों के पश्चात निर्धारित हुआ है। परिवर्तन से तीसरे पक्षकारों के साथ अनुबंध भंग नहीं होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परिवर्तन आज किया जा रहा है और यदि उस परिवर्तन से पूर्व के किसी अनुबंध पर प्रभाव पड़ता है और वो अनुबंध भंग होता है तो ऐसा परिवर्तन मान्य नहीं होगा। ऐसा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं मिलेगी और वह प्रतिबंधात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु भी प्रावधान नहीं कर सकते। यदि ऐसा परिवर्तन किया गया तो वह भी मान्य नहीं होगा। अगर न्यायालय भी परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है, तो वह भी मान्य नहीं होता है। तो मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो न्यायिक प्रतिबंधों की बात है उन पर विभिन्न कोर्ट केस भी इनमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और उनका अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है। समयाभाव के कारण मैं उनको यहाँ चर्चा में नहीं ले सका। आप अपनी पुस्तक की सहायता से इन बिंदुओं का भी विस्तृत अध्ययन करें और उन कोर्ट केसेस को भी ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद। नमस्कार।